हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, है ना। कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई किए, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अगर है तो एक चार्ज पार्टिकल पर बाकी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से क्या नेट फोर्स लगता है, किस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। स्केलर फॉर्म हम लोगों ने देखी कूलॉम्स लॉ की, और वेक्टर फॉर्म से हम लोगों ने कैलकुलेशन करना सीखा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल्स ना हो के बल्कि एक चार्ज्ड कंटिन्यूअस बॉडी हो, जैसे कि एक चार्ज्ड लाइन है, लाइन ऑफ चार्ज है, जैसे कि एक रिंग ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो ये सारे केसेस में इन सब तरह की बॉडीज़ के लिए भी हम लोगों ने इन चार्ज बॉडी की वजह से किसी और चार्ज बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का कैलकुलेशन भी सीखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में करी हैं। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग कुछ वेरिएशंस अभी और भी देख सकते हैं कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड, ठीक है। तो एक एक करके कुछ वेरिएशंस हम लोग अभी और देखते हैं कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड। जैसे कि देखिए, इस तरह का केस अगर पूछा जाए, कहा जाए कि एक स्ट्रिंग की हेल्प से दो चार्ज पार्टिकल्स हैंग किए जाएं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये स्ट्रिंग से दो चार्ज पार्टिकल्स हैंग किए गए हैं। इनके मास भी हैं, सपोज़ अभी हम लोग ले लेते हैं इनके मासेस सेम, और इसका चार्ज भी ले लेते हैं Q। ऐसे में पूछा जाता है कि बताइए स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही होगी वर्टिकल से, इस टाइप के क्वेश्चन। और भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ये सब टाइप की कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग करना सीख लेते हैं। पहली बात तो ये समझने वाली है कि क्या दोनों तरफ स्ट्रिंग का एंगल वर्टिकल से सेम होना चाहिए। देखिए, इसके लिए ज़रा देखा जाए कि किस तरह से इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, दोनों में चार्ज है, अगर दोनों में चार्ज है और दोनों में मास भी है तो मास की वजह से लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, और चार्ज की वजह से, भाई मास भी है और चार्ज भी है, तो मास की वजह से लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड। लेकिन चार्जेस की वजह से बताइए, अगर एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के करीब रखी होती है तो उस पर एक फोर्स लगता है ना, अट्रैक्शन का भी और रिपल्शन का भी। तो लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन, और अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन। यहाँ पर लाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो दोनों चार्ज पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। चाहे रिपल्शन हो और चाहे अट्रैक्शन हो, लगेगा वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को एक लाइन से कनेक्ट कर दें, ये देखिए, तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा इस लाइन के अलोंग। तो क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं तो F इलेक्ट्रिक है ना, और F इलेक्ट्रिक इसको नाम दे दिया जाए। बताइए, ये वाला F इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी। F इलेक्ट्रिक फोर्स तो म्यूचुअल फोर्स होता है, जितना एक चार्ज दूसरे पर लगाता है उतना ही दूसरा चार्ज पहले पर भी लगाता है, ठीक है। तो इन दोनों F इलेक्ट्रिक की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी KQ अपॉन जो भी इनके बीच का गैप है अपॉन R²। ये देखिए, तो एक तो लग गया इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा लगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा एक लगेगा टेंशन फोर्स, ये देखिए टेंशन फोर्स। तो इस सिचुएशन में क्या देखने को मिल रहा है हमें कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स पर ज़रा लगने वाले फोर्सेस को देखिए। ये इलेक्ट्रिक फोर्स सेम, और ग्रेविटेशनल फोर्स जितना उस पर उतना इस पर, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स उधर उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से टिल्टेड ये वाली स्ट्रिंग होगी, क्या उतनी ही टिल्टेड ये भी स्ट्रिंग होगी। क्या जितना टेंशन इस स्ट्रिंग में होगा उतना ही टेंशन उस स्ट्रिंग में भी होगा इक्विलिब्रियम में। जिस पोजीशन पर ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि परमानेंट रेस्ट की पोजीशन पर जहाँ पर होंगे, उस पोजीशन पर ये दोनों फोर्सेस जितना इस पे लग रहे हैं उतना ही दोनों फोर्सेस इस पर भी लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप कह सकते हो श्योरली कि जितना टेंशन इस पर होगा उतना ही इस पर भी होगा।
जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये भी बनेगा इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन उधर है वही इधर भी है, सब कुछ बराबर है। ठीक है, तो ऐसे में ये पूरा सिमेट्रिक रहना चाहिए। ठीक है, बीचों बीच में पूरा सिस्टम रहेगा और स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा। अच्छा भाई, तो कैसे कैलकुलेट किया जाए स्ट्रिंग में टेंशन और कैसे कैलकुलेट किया जाए ये एंगल? तो अब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन को, इक्वेशन को यूज़ करके आप टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो और एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, ज़रा देखते हैं। किसी भी एक चार्ज पार्टिकल से आप इक्वेशन बना लीजिए। देखिए, जैसे अगर हम लोग इस चार्ज पार्टिकल से इक्वेशन बनाएं, तो अगर इस चार्ज पार्टिकल से अगर आप इक्वेशन बनाइएगा, चलिए भाई, इसका मास m और q तो हम लोग जानते ही थे। देखिए, तो इसको हमने यहाँ से रेस कर दिया। देखो, जो एंगल ये होगा वर्टिकल से, तो सेम एंगल यहाँ पर भी होगा वर्टिकल से। ठीक है, तो अगर आप इस टेंशन को रिज़ॉल्व करिए, इस टेंशन को अगर कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व किया जाए तो वो हो जाएगा t cos थीटा। देखिए, कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व करने की भी अपनी एक कॉन्सेप्ट होता है कि कब कौन से फोर्स रिज़ॉल्व होते हैं कंपोनेंट्स में और कब कौन से फोर्स एज इट इज़ रहते हैं। ठीक है, तो इसका एक अपना कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम लोग और किसी लेक्चर में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी ये समझ लीजिए कि जैसे किसी पार्टिकल पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, तो जो उसका लाइन ऑफ मोशन है ना, या जो उसका पॉसिबल लाइन ऑफ मोशन है, हम सारे फोर्सेस को लाइन ऑफ मोशन में, ठीक है, और लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर वाली लाइन में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सारे फोर्स को रखने की कोशिश करते हैं। तो जो फोर्स उन लाइंस में ना हो, आप उन फोर्सेस को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दीजिए और जो ऑलरेडी है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ये तो तब जब किसी बॉडी में मोशन की पॉसिबिलिटी हो या कोई मूव कर रहा हो। लेकिन अगर कोई बॉडी परमानेंट रेस्ट पर है, अगर कोई बॉडी परमानेंट रेस्ट पर है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, परमानेंट, तो आप किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हो। किसी भी दो सूटेबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हो और उन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में फोर्स बैलेंस की इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर ये परमानेंट रेस्ट पर है, तो ज़्यादा सूटेबल होगा कि सारे फोर्सेस को x और y एक्सिस में रखा जाए, क्योंकि दो फोर्सेस ऑलरेडी x और y एक्सिस में हैं। तो इस टेंशन को भी हम लोग x और y एक्सिस में ब्रेक कर लेते हैं। तो टेंशन को अगर आप x और y एक्सिस में ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा t cos थीटा, ये हो जाएगा t sin थीटा। तो आप कह सकते हो सिंस पार्टिकल इज़ इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, देयरफॉर आप दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस की इक्वेशन बना सकते हो। तो t cos थीटा इक्वल होगा mg के और t sin थीटा इक्वल होगा F इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करिएगा, कैसे सॉल्व करिएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। तो अगर 2/1 कर दिया जाए तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू F इलेक्ट्रिक अपॉन mg, और F इलेक्ट्रिक हमें पता है, सही है, F इलेक्ट्रिक हमें पता है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए भाई, F इलेक्ट्रिक में तो K आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है 1/4πε0। ठीक है, ये Q और Q है और ये R²। देखो R² भी तो नहीं पता, तो R को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए भाई, जब आपको पता चल गया कि ये सब सिमेट्रिक है तो R की वैल्यू क्या होगी यहाँ। अब इसमें गिवन क्या होगा भाई, गिवन ये तो होगा कुछ ना कुछ तो एक डेटा गिवन होगा। जैसे सपोज स्ट्रिंग की लेंथ हमें गिवन है, तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है तो बताइए R की वैल्यू को आप क्या सॉल्व कर सकते हो। R की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप इसमें साइन थीटा अप्लाई करिए, तो साइन थीटा अगर अप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि r/2 अपॉन l हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाएगी, 2l साइन थीटा। ये देखिए भाई, R की वैल्यू आ गई 2l साइन थीटा, जो कि हम लोग ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो F इलेक्ट्रिक में आप R को रिप्लेस करके ये भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको रिप्लेस करें तो यह आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू F इलेक्ट्रिक। F इलेक्ट्रिक क्या होगा, KQ² अपॉन R²। की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये है 1/mg। ये देखिए भाई, थीटा को आप सब एक तरफ कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ें नोन हैं।
तो इस प्रकार से आप ये बता सकते हो कि ये स्ट्रिंग कितना टिल्टेड होगी व्हेन चार्ज पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, जब थीटा की वैल्यू आ गई तो आप चाहें तो यहाँ से आप टेंशन भी बता सकते हैं, भाई थीटा को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग टेंशन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्ट्रिंग कितना टिल्टेड होगी इक्विलिब्रियम में ये भी बता सकते हैं इस तरह की इक्वेशन से। ओके, ठीक है भाई। तो ये दूरी क्या हम लोगों ने ली, r/2 देख लीजिएगा, और इसमें हम लोगों ने साइन थीटा अप्लाई किया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इससे r की वैल्यू आ जाएगी 2l साइन थीटा। इसको आप जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक हम लोगों ने बेसिक केस देखा जिसमें कि दोनों चार्ज पार्टिकल के मासेस सेम और दोनों चार्ज पार्टिकल पर चार्ज का अमाउंट सेम। तो ऐसी सिचुएशन में ये पाया कि स्ट्रिंग दोनों साइड सेम टिल्टेड होगी और स्ट्रिंग में टेंशन भी सेम होगा और इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं केस एक और। देखिए इस बार हम लोगों ने थोड़ा उसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया। चेंज ये किया कि सपोज़ दोनों चार्ज पार्टिकल के मास तो अभी भी सेम है, लेकिन एक चार्ज पार्टिकल पर चार्ज है q और दूसरे चार्ज पार्टिकल पर चार्ज है 4q। तो ऐसे में हमें उन्हीं सब केसेस को सॉल्व करना है और थोड़ा समझना है कि इस बार ये दोनों स्ट्रिंग्स यानी स्ट्रिंग दिस एंड दिस स्ट्रिंग कितना अमाउंट टिल्टेड होगी। क्या इस बार भी टिल्टेड एंगल जो टिल्टेड होगी वो अमाउंट सेम होगा? क्या दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन इस बार भी सेम होगा? तो ये सारी चीज़ें हमें फिर से इसका सारी चीज़ें देखनी है। देखिए वर्किंग तो हमें समझ में आई गई है, थोड़ा सा हम लोग इसमें वेरिएशन के साथ में इसको देख लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि किस तरह से अब के लिए कैलकुलेशन किया जाए। देखिए फिर से देखिए, mg तो अभी भी इस पर लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, mg अभी भी इस पर लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो F इलेक्ट्रिक इस पर लगेगा और F इलेक्ट्रिक इस पर भी लगेगा इधर, क्योंकि अभी भी दोनों लाइक चार्ज हैं। लेकिन बताइए क्या इस पर लगने वाला जो F इलेक्ट्रिक है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या इस बार सेम होंगे? क्या इस बार सेम होंगे? देखिए ये चार्ज Q है और वो चार्ज 4Q है, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स सेम होंगे अभी भी? जी हाँ, अभी भी सेम होंगे। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स तो म्यूचुअल फोर्स होता है ना, भले ही दोनों चार्जेस अलग अलग हों, जितना एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है उतना ही तो दूसरा पहले पर लगाता है। तो भले ही इनके चार्जेस का अमाउंट सेम हो, डिफरेंट हो, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पर सेम अप्लाइड होगा। और इस बार F इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी? KQ4Q/r²। ठीक है, R की वैल्यू क्या है? हम लोग इस दूरी को R लेकर चल रहे हैं। अभी इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखिए ज़रा इस बार की सिचुएशन और पिछले बार की सिचुएशन में क्या कोई डिफरेंस आया? देखिए mg इस पर भी लग रहा है, mg इस पर भी लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर लग रहा है उतना ही हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पर भी लग रहा है। हाँ, पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफरेंट है, बड़ा है, लेकिन जितना इस पर लग रहा है उतना ही उस पर भी तो लग रहा है। यानी इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले दोनों फोर्सेस और इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले दोनों फोर्सेस अमाउंट में, डायरेक्शन में सब सेम है। जितना इस पर लग रहा है F इलेक्ट्रिक उतना उस पर F इलेक्ट्रिक, जितना इस पर mg उतना इस पर mg। तो क्या इस बार भी हम लोग कह सकते हैं कि जितनी ये वाली स्ट्रिंग टिल्टेड होगी उतनी ही ये वाली स्ट्रिंग भी तो टिल्टेड होगी? हाँ, पिछले बार के कंपैरिजन में डिफरेंट होगा, नो डाउट, लेकिन हम तो इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो जितना एंगल ये स्ट्रिंग बनाएगी वर्टिकल से, सेम एंगल ये स्ट्रिंग भी बनाएगी वर्टिकल से, क्योंकि दोनों फोर्सेस इस पर और दोनों फोर्सेस इस पर सेम हैं। तो इस बार भी पूरा सिस्टम सिमेट्रिक होगा और इस बार भी जो टेंशन इस पर सेम टेंशन इस पर, यानी इस बार भी ये दूरी आधी आधी डिवाइड होगी, ये आधी आधी डिवाइड होगी। सही है, यहाँ से पास होने वाली वर्टिकल लाइन इस पूरी डिस्टेंस को हाफ हाफ डिवाइड करेगा। तो जैसे हम लोगों ने पिछली बार इक्वेशंस बनाई थी उस बार भी इक्वेशन बना सकते हैं। यानी किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को लेकर आप एक हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस की इक्वेशन
और एक वर्टिकल में फोर्स बैलेंस की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस बार भी आप इसका एंगल भी बता सकते हो और टेंशन भी बता सकते हो। हाँ, इस सिचुएशन में इस केस में आया हुआ टेंशन और इस केस में आया हुआ एंगल पिछले केस में मतलब जिसमें हम लोगों ने दोनों चार्ज पार्टिकल्स की चार्ज को सेम लिया था, उससे डिफरेंट आएगा क्योंकि फोर्स बदल गया ना। लेकिन जो भी इसके लिए होगा वही इसके लिए भी होगा, यानी कि टेंशन सेम होगा, एंगल सेम होगा, तो इसको भी सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। फटाफट देख लेते हैं। तो एक इक्वेशन फिर से हम लोग बनाएंगे t cos थीटा इक्वल टू mg और दूसरी इक्वेशन फिर से बनेगी t sin थीटा इक्वल टू f इलेक्ट्रिक। चाहे आप इसको लेकर फोर्स बैलेंस की इक्वेशन बना लो और चाहे इसको लेकर फोर्स बैलेंस की इक्वेशन बना लो, इक्वेशन सेम बननी है। तो इक्वेशन सेम बनेगी और इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा और फिर से हम लोग टेंशन एंड थीटा दोनों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन था और फिर से वेरिएशन के बाद भी आपने देखा कि किस प्रकार से अभी भी दोनों एंगल सेम हुए चार्ज अलग होने के बाद भी। तो ऐसा किस लिए हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि भले ही दोनों चार्जेस पर चार्ज डिफरेंट हों लेकिन फोर्स तो म्यूचुअल लगता है, इसलिए ऐसा हुआ कि अभी भी दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, चलिए एक और वेरिएशन देख लेते हैं इसी का। देखिए, सपोज़ इस बार की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स पर चार्ज तो सेम है Q एंड Q, लेकिन इस बार हम लोग अगर इनके मासेस को डिफरेंट ले लें तो ज़रा देखिएगा किस तरह से सिचुएशन बदल जाएगी, किस तरह से इसका कैलकुलेशन ही पूरा बदल जाएगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, अब इस बार क्या होगा भाई, अभी भी क्या होगा, अभी भी आप देख रहे हो कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो तो दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगेगा और चार्जेस सेम हैं। अरे अगर डिफरेंट भी होते तो भी क्या होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम होता, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इनके मासेस डिफरेंट हैं, तो ये अगर mg होगा तो ये वाला फोर्स 2mg हो जाएगा। अब देखिए, क्या जो फोर्सेस इस चार्ज पार्टिकल पर हैं, क्या वो फोर्सेस इस चार्ज पार्टिकल पर हैं? F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अभी भी है Q अपॉन R स्क्वायर। सपोज R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो जितना इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स उतना इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन जितना इस पर वेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल उससे ज़्यादा है इस पर ग्रेविटेशनल पुल। तो क्या आप इन दोनों एंगल्स के बारे में कुछ गेस कर सकते हैं, कौन छोटा कौन बड़ा होगा? या अभी भी दोनों एंगल सेम होंगे, है ना? तो इस बार देखिए ऐसा फील नहीं हो रहा है कि दोनों एंगल सेम होंगे। क्यों? क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है। तो सोचिए, अगर इस पर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो जो सिस्टम ऐसा सिमेट्रिक रहता है उस सिस्टम को थोड़ा ऐसे झुक जाना पड़ेगा, है ना? अगर दोनों ही चार्ज पार्टिकल पर सिचुएशन सेम होती तो ये पूरा सिमेट्रिक रहता, लेकिन इस पर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा नीचे होगा, झुका हुआ, यानी कि सिस्टम सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या होगा? θ2 लेस होगा θ1 से, θ2 लेस होगा θ1 से, तो दोनों ही स्ट्रिंग्स में टेंशन भी डिफरेंट हो जाएंगे, टेंशन भी सेम नहीं होंगे। आप सोचिए, अब अगर आपको फिर से θ1 और θ2 सॉल्व करना होता, है ना, टेंशन T1 और T2 सॉल्व करना होता, तो अब आप इक्वेशन क्या बनाते? अब देखिए, अगर आप अभी भी कैलकुलेशन पुराने ही मेथड से कंटिन्यू रखते हो तो देखिए आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर लेंगे। क्या प्रॉब्लम कर लेंगे? देखिए, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हैं, है ना, तो एंगल इक्वल नहीं है तो ज़रा हम लोग इसका मॉडिफाइड फिगर बना लें, जो एग्जैक्ट फिगर होगा वैसा ज़रा बना लिया जाए। तो अगर उस फिगर तक पहुंचा जाए तो देखो ये कुछ ऐसा होगा, ये थोड़ा झुका होगा नीचे, ठीक है, नीचे, और ये थोड़ा सा इस तरह से होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम है लेकिन एंगल डिफरेंट होने की वजह से अब की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी।
यानी अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, पहली बात तो जैसे हम लोग पिछले वाले केस में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि भाई ये अगर L है, ये अगर L है, ये थीटा है, तो ये आधा आधा हो जाता था। तो इसको हम लोग लिखते थे L/2 साइन थीटा, इसको L/2 साइन थीटा। वही अगर आपने इस केस में भी उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट किया, सेम चीज़ सेम अप्रोच अगर रिपीट किया तो गलती हो जाएगी। क्या? अगर आपने ये सोचा कि ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2, चलिए R1 को सॉल्व कर लिया जाए L साइन थीटा 1 और R2 को लिख दिया जाए L साइन थीटा 2, तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगी। क्यों गलती हो जाएगी? क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइन अब राइट एंगल यहाँ पर नहीं बनाती। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये डिफरेंट एंगल है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये लेंथ हो जाए ये लेंथ हो जाएगी L साइन थीटा 1 और ये लेंथ हो जाएगी L साइन थीटा 2। ये गलत हो जाता, बात सही है? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अगर नहीं कर सकते हो तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी, जिसको फेस करना अब हमें सीखना पड़ेगा। हाँ, F इलेक्ट्रिक तो जितना इस पर होगा वही F इलेक्ट्रिक इस पर भी होगा। 1 mg ये लगेगा और एक 2 mg यहाँ पर लगेगा। ये टेंशन होगा कुछ T1 और ये वाला टेंशन होगा T2। ठीक है, तो फिर से अब हमें देखना पड़ेगा कि अब कैसे इक्वेशन बनाई जाए, अब किस तरह से आप फोर्सेस को रिजॉल्व करिए। तो अब इसकी पूरी वर्किंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक नई चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी जिससे कि कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाया जा सके, और वो नई चीज़ है लामीज़ थ्योरम। ठीक है, लामीज़ थ्योरम हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, और लामीज़ थ्योरम की हेल्प से अब हम इस केस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को आप L साइन थीटा 2 L साइन थीटा 1 मत नहीं ले सकते हो, आप मत लीजिएगा। ठीक है, वजह बताइए? क्योंकि ये परपेंडिकुलर अब नहीं होंगे, ये कुछ और एंगल पर होंगे। सही है, तो ये चीज़ अब इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। चलिए भाई, तो ऐसे भी केस को हम लोग ज़रा सॉल्व करना सीख लेते हैं। थोड़ा हमें एक नई चीज़ देखनी पड़ेगी, लामीज़ थ्योरम। तो पहले हम लोग लामीज़ थ्योरम सीख लेते हैं, फिर हम लोग इस केस में आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए भाई, देखिए लामीज़ थ्योरम क्या होती है। देखिए लामीज़ थ्योरम ये होती है, वैसे तो ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट से ये चीज़ आती है। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 3 वेक्टर्स हैं और इन 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है, अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, क्या है ये? लामीज़ थ्योरम। देखिए लामीज़ थ्योरम क्या होती है, ये है वेक्टर C, अगर इसके सामने का एंगल है अल्फ़ा, इसके सामने का एंगल है बीटा और इसके सामने का एंगल है गामा, ये देखिए भाई ये है गामा। तो कॉन्सेप्ट ये होता है, थ्योरम ये कहती है कि अगर इन 3 वेक्टर का समेशन 0 है, यानी कि नेट वेक्टर 0 है, इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है, यानी कि ये बैलेंस्ड है। अरे फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर किसी बॉडी पर लगने वाले 3 फोर्स हैं और वो सब बॉडी बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो आप उस केस को भी इस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। ज़रा देखते हैं। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर ये 3 वेक्टर्स हैं और इनका रिजल्टेंट 0 है, तो ज़रूर से ये इक्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। क्या? कि A अपॉन साइन अल्फ़ा, A मीन्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन इसके सामने का साइन अल्फ़ा, ये इक्वल होता है वेक्टर B के मैग्नीट्यूड अपॉन इसके सामने के साइन बीटा के, और ये इक्वल होता है C अपॉन साइन गामा। ये होती है लामीज़ थ्योरम। ठीक है, ये चीज़, लेकिन ध्यान रहे ये रिलेशन तभी तक एप्लीकेबल है जब आपको ये पता हो कि इन 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है। सही, तो इस लामीज़ थ्योरम की हेल्प से अब हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए भाई, तो लामीज़ थ्योरम के जैसा ही यहाँ पर भी कुछ है। क्या यहाँ पर कुछ है? ज़रा देखिए भाई, कैसे आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर भी देखो, इस चार्ज पार्टिकल पर ये 3 फोर्स लग रहे हैं,
सही। और इस चार्ज पार्टिकल पर भी ये 3 फोर्स लग रहे हैं और ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स स्टेशनरी हैं। तो अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हैं तो क्या आप कह सकते हो कि इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो होगा, है ना। ये इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे तभी ये परमानेंट रेस्ट पर हैं। और उसी तरह से ये चार्ज पार्टिकल भी परमानेंट रेस्ट पर है तो आप कह सकते हो कि इन 3 फोर्सेस का भी रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। तो फिर इसमें कुछ लामीज़ थ्योरम जैसी लगती हुई दिख रही है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा एंगल सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? अगर हमें ये टी यूज़ करना है, देखो एक वेक्टर ये है तो इसके सामने का एंगल पता होना चाहिए, एफ इलेक्ट्रिक के अपोजिट ये वाला एंगल पता होना चाहिए और एम जी के अपोजिट हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल्स अगर पता चल जाएं तो इस प्रकार की हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं और इस इक्वेशन से आप 2 इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? इसको इसके इक्वल करके एक इक्वेशन और इसको इसके इक्वल करके दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये एंगल सॉल्व किए जाएँ। देखिए भाई ये एंगल कैसे सॉल्व किए जाएँ। देखिए अगर ये थीटा है, देखिए ये T1 है तो एक परपेंडिकुलर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया जाए और इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। ये भी एंगल क्या हो जाएगा θ1, ये वाला एंगल भी θ1 होगा। अब अगर ये θ1 हो गया तो ज़रा बताइए ये पूरा एंगल क्या हो गया, ये हो गया पाई माइनस θ1। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पाई माइनस θ1। सही। अब देखिए अगर हम इस एंगल को नाम दे दें अल्फ़ा, बताइए ये क्योंकि जो लेंथ की स्ट्रिंग जिस लेंथ की स्ट्रिंग ये वाली थी उसी लेंथ की स्ट्रिंग ये भी है, तो ये जो भी ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, तो ऐसे में क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। सही है। अब ये एंगल होगा क्या, आप लिख सकते हो पाई प्लस क्या चीज़ θ1 प्लस θ2 प्लस θ1 प्लस θ2 प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू पाई। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाती है, पाई माइनस θ1 प्लस θ2 बाई 2। ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है। अब सोचिए अगर अल्फ़ा की वैल्यू पता चल गई तो क्या ये पूरा एंगल पता चल गया, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, और ये पूरा एंगल पाई माइनस अल्फ़ा हो गया। तो ये वाला एंगल भी अब बताया जा सकता है। सही है। तो ये पाई माइनस अल्फ़ा, ये पाई माइनस θ1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा और माइनस पाई माइनस θ1। सही है। देखिए 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस θ1, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस θ1। सही है। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई किया जाए एक अलग, इसी में अगर आप इसको बनाने की कोशिश करें। जैसे देखिए एक वाला वेक्टर था T1, तो ये था T1 और T1 के ऑपोजिट क्या एंगल आ रहा है, T1 के ऑपोजिट एंगल आ रहा है अल्फ़ा प्लस θ1। अल्फ़ा हमें पता है θ1 और θ2 के टर्म में। सही है। ये था mg, ये अगर mg है तो mg के ऑपोजिट क्या था एंगल टोटल, mg के ऑपोजिट एंगल था पाई माइनस अल्फ़ा। और ये है f इलेक्ट्रिक, और f इलेक्ट्रिक के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है, ये है पाई माइनस θ1। और ये पार्टिकल बैलेंस्ड है, और अगर ये बैलेंस्ड है तो क्या बताया जा सकता है, क्या यहाँ पर फिर से हम लोग लामीज़ थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। बताइए कैसे। आप लिख सकते हो t अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस θ1। सही। और क्या लिख सकते हो, mg अपॉन साइन पाई माइनस अल्फ़ा। और क्या लिख सकते हो, f इलेक्ट्रिक अपॉन साइन पाई माइनस θ1। ये देखिए पाई माइनस θ1 ये चीज़। ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से आप 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसके इक्वल करके और इसको इसके इक्वल करके। तो 2 इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई। और क्या 2 ही अननोन है यहाँ पर, मतलब अननोन तो अभी और बढ़ेंगे, है ना। अब इसी तरह से हमें इसके लिए भी इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा।
इसी तरह से हमें इसके लिए भी इक्वेशन अप्लाई करना होगा। इसके लिए इक्वेशन कैसे अप्लाई करोगे आप? देखिए, इसके लिए अगर आपको इक्वेशन अप्लाई करना है तो फिर से आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल, इसके बाद पता होना चाहिए ये वाला एंगल, और फिर पता होना चाहिए ये वाला एंगल। ठीक है, तो इन सब एंगल की हेल्प से आप इसके लिए भी इस प्रकार से एक फिगर बना सकते हो और कह सकते हो कि भाई ये भी इक्विलिब्रियम में है, और जबकि इस पर भी 3 फोर्स लग रहे हैं, एक तो T2, एक F इलेक्ट्रिक और एक 2 mg, और ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड है तो फिर से आप इसमें लामीज़ थ्योरम लगा सकते हो, दैट इज़ ये फोर्स अपॉन इसके अपोजिट वाला साइन एंगल, ये फोर्स और इसके अपोजिट वाला साइन एंगल। बताइए इसके अपोजिट वाला साइन एंगल क्या है? ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, और ये फोर्स और इसके अपोजिट वाला साइन का एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, तो फिर से इससे भी 2 इक्वेशन बनेगी। पहले तो इससे इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन से भी आप 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसके इक्वल करके और इसको इसके इक्वल करके। ठीक है, अब आप देखिए ज़रा हमारे पास टोटल अननोन कितने हैं? अननोन है हमारे पास 4। कैसे 4 अननोन हैं? एक तो है θ1, θ2 और दूसरा क्या है T1 और T2। तो इन 4 इक्वेशन से 4 अननोन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक आपको अप्रोच बताइए कि आप इस अप्रोच से ऐसे क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हो। बात क्लियर है? ठीक है भाई, तो इस तरह से इक्वेशन बनाकर 2 इक्वेशन इसको लेकर लामीज़ थ्योरम वाली और 2 इक्वेशन इस चार्ज पार्टिकल पर लामीज़ थ्योरम वाली बनाकर आप टोटल 4 इक्वेशन बना सकते हो, और 4 ही अननोन हैं, और उन 4 इक्वेशन से चारों अननोन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी हो सकता है इसका कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, देखिए एक टर्म के बारे में आप और सोच सकते हो कि उस टर्म को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि आप जब F इलेक्ट्रिक सॉल्व करेंगे तो F इलेक्ट्रिक के कैलकुलेशन में इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस यूज़ होगी। तो अब ज़रा सोचिए इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कैसे सॉल्व होगी, है ना? देखिए इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए। देखिए जैसे देखिए ये पूरा जो सिस्टम है वो सिमेट्रिक तो नहीं है, ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये टोटल एंगल क्या है? ये टोटल एंगल है θ1 + θ2। सही है, तो क्या अगर हम लोग इसका आधा कर लें, हाफ, तो ये हो जाएगा θ1 + θ2/2, और ये लेंथ L है, ये तो परपेंडिकुलर होगा ना। अगर आप इसका हाफ करोगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि जो लेंथ ये है सेम लेंथ ये है, तो इसका अगर आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हाफ हाफ बढ़ जाएगा। तो हाफ हाफ बढ़ जाएगा, तो ज़रा बताइए इस पूरे R की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या इस R की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स L साइन θ1 + θ2/2। ये देखिए, तो R की वैल्यू भी θ1 और θ2 के टर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो सारे टर्म्स θ1, θ2, T1 और T2 कुल मिलाकर 4 इक्वेशन बनेंगी और 4 अननोन, और उन इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, सॉल्यूशन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको एक अप्रोच बताइए। हाँ, जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन होंगी तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की हेल्प से आप हो सकता है कि इस इक्वेशन को और इजी वे में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अभी हम लोग ये टर्म्स लेकर चल रहे हैं, तो ये टर्म्स थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं। जब यही चीज़ें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी तो वो एक दूसरे से सॉल्व होती जाएंगी, तो इक्वेशन ईजी बन जाएगी, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो R को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखिए अगर इन सारे केसेस को एक साथ समराइज़ किया जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट मिलेगा। कैसे कि अगर इस प्रकार से सिंपल पेंडुलम के केस में अगर 2 सिंपल पेंडुलम्स हैं और इन दोनों के मासेस और चार्ज अगर सेम हैं, तो क्या देखने को मिलेगा? ये एंगल और ये एंगल सेम सेम होगा। ठीक है, चलिए भाई, दूसरा वेरिएशन क्या था कि अगर दोनों के मासेस तो सेम हैं लेकिन दोनों के चार्ज डिफरेंट है, इसका चार्ज कोई भी Q1 हो, इसका चार्ज Q2 हो, तो अभी भी हम लोगों ने ये देखा था कि ये एंगल और ये एंगल अभी भी सेम होता है। क्यों? क्योंकि अभी भी इस पर ग्रेविटेशनल पुल और इस पर ग्रेविटेशनल पुल सेम था।
चार्ज अलग होने के बाद भी इलेक्ट्रिक फोर्स तो सेम होता है, यानी कि दोनों ही चार्जेस पर सिचुएशन सेम होगी, तो अभी भी ये सिमेट्रिक होगा, बैलेंस होगा, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम सेम हुआ करेगा, है ना। जैसे कि इस केस में होता था टेंशन सेम सेम, वैसे ही टेंशन इस केस में भी होगा। और किसी भी एक चार्ज पार्टिकल की इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फोर्स बैलेंस की इक्वेशन से आप दो इक्वेशन से ये दो अननोन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन है ना, प्रॉब्लम तब होती है जब आप चार्ज को चाहे सेम रखें चाहे डिफरेंट। अगर आपने मासेस को डिफरेंट रख दिया, है ना भाई, आपने इसको रखा m1, इसको रखा q1, इसको रखा m2 और इसको रखा q2, तो चार्जेस सेम हो या डिफरेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरा सिस्टम बैलेंस्ड होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन जैसे ही आप मास को बदल देते हो तो सिस्टम एसिमेट्रिक हो जाता है, कभी ये इधर झुक जाएगा और कभी ये इधर झुक जाएगा, जो सवाला मास ज़्यादा होगा वो उधर झुक जाएगा, है ना भाई। जैसे m2 अगर बड़ा हो m1 से, तो बताइए θ2 और θ1 में क्या रिलेशन होना चाहिए, देन θ2 छोटा होगा θ1 से, ठीक है। और इसी का उल्टा, अगर m1 बड़ा होगा m2 से तो θ1 छोटा होगा θ2 से, सही। तो ये हम लोगों ने जो केसेस देखे उसका एक जगह पर रिज़ल्ट। इन दोनों केसेस को तो सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस केस में जब मास बदल जाते हैं और सिस्टम एसिमेट्रिक हो जाता है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है और उसमें हमें लामीज़ थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ सकती है और काफ़ी सारा ज्योमेट्री देखनी पड़ सकती है एंगल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे केसेस को हम लोग कर सकते हैं। देखिए, इसी का थोड़ा एक सिंपल फॉर्मेट, एक सिंपल वर्जन एरोडोव का एक क्वेश्चन है, इसको भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं। वो इस केस से थोड़ा रिलेटिवली सिंपल होगा। क्यों सिंपल होगा? देखिए, उसके सिंपल होने की वजह ये है कि उसमें कुछ ऐसा था, उसमें एरोडोव के क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि भाई एक चार्ज पार्टिकल, ये पूरा वॉल है, ये है एक वॉल, है ना, ये फिक्स्ड वॉल है। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर फिक्स्ड है क्यू का, और दूसरा चार्ज पार्टिकल ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग है, और सेम अमाउंट का चार्ज इसमें है और मास इसमें, ये फिक्स्ड है, ये चार्ज फिक्स्ड है वॉल पर और दूसरा वाला चार्ज फ्री है, ये स्ट्रिंग में बंधा हुआ है। अब देखिए, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो फिर से देखिए, अब हमें इसके इक्विलिब्रियम की तो चिंता ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी वॉल में फिक्स्ड है। बस हमें इसके इक्विलिब्रियम को देखना है और इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इससे रिलेटेड हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ज़रा इसको हम लोग सही से सॉल्व कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में जिसमें कि एक चार्ज पार्टिकल एक फिक्स्ड वॉल पर फिक्स्ड है, फिट है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और इसमें कुछ मास भी है, दोनों के चार्जेस सेम हैं, तो इस सिचुएशन में ये स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा और इस स्ट्रिंग का इस वर्टिकल वॉल के साथ में एंगल क्या होगा, इसको देखा जा सकता है। ये केस अभी उस जनरल केस से रिलेटिवली सिंपल होगा क्योंकि इसमें एक ही पार्टिकल के इक्विलिब्रियम को देखना है, दोनों के इक्विलिब्रियम को नहीं देखना, ठीक है। चलिए भाई, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप सोचिए भाई, अगर इस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, तो ये तो इसको रिपेल करेगा, तो इस वजह से स्ट्रिंग सीधे ना रहकर कुछ टिल्टेड होगी, कुछ एंगल ये टिल्टेड होगी, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा। तो ऐसे में पूछा गया कि बताइए इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा और ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ये केस पिछले वाले केस जिसमें कि दोनों पेंडुलम फ्री थे मूव करने को, जिसमें एक एंगल अलग था दूसरा एंगल अलग था, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा टफ था क्योंकि उसमें इक्वेशन ज़्यादा बन रही थी। और ये केस उस केस से रिलेटिवली सिंपल है क्योंकि इसमें इसकी इक्विलिब्रियम की बात हमें देखना ही नहीं है, इसके बारे में सोचना ही नहीं इक्विलिब्रियम के। क्यों? क्योंकि ये तो वॉल पर ऑलरेडी फिट है, हमें सिर्फ इसकी इक्विलिब्रियम की चिंता होगी, ठीक है। और इसके इक्विलिब्रियम को लेकर हम सिर्फ दो इक्वेशन बनाएंगे और उस दो इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो काम स्टार्ट करते हैं। तो फिर से इसकी लेंथ भी दे रखी थी, ये भी L है और ये स्ट्रिंग की लेंथ भी L है, ठीक है।
ये दे रखा है कि ये चार्ज यहाँ से L की दूरी पर फिट है और इस स्ट्रिंग की लंबाई भी L है। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। इसका चार्ज भी Q, इसका चार्ज भी Q और इसका मास दे रखा है M। अब देखिए पूछा गया इक्विलिब्रियम में टेंशन क्या होगा और एंगल क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये जहाँ पर परमानेंट रेस्ट पर होगा। परमानेंट रेस्ट कोई पर कहाँ पर होता है, जहाँ पर सारे फोर्सेस उस पर लगने वाले बैलेंस्ड होते हैं, वहाँ परमानेंट रेस्ट पर होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो इस पर लगने वाले फोर्सेस हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो फोर्स लगेगा सीधा सीधा mg, ये mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा लगेगा F इलेक्ट्रिक। F इलेक्ट्रिक इस तरह से लगेगा दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। ठीक है, और अवे, क्योंकि दोनों चार्ज अवे लगे क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टेंशन होगा, एक mg होगा और एक ये होगा। तो बस ये सारे फोर्सेस होंगे, तो कुल मिलाकर 3 फोर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से अगर ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो है जो कि इक्विलिब्रियम में होगा, तो फिर यहाँ पर फिर से लामीज़ थ्योरम लगती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आप लामीज़ थ्योरम लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या सॉल्व करना होगा, उसके लिए देखिए हमें सॉल्व करना होगा ये एंगल और ये एंगल, ये सारे ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए क्या इस एंगल को भी सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, देखिए ये वाले एंगल को अगर आप कहते हो थीटा, अब फिर से देखिए ये दोनों स्ट्रिंग, ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, तो है तो ये अभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये लेंथ इक्वल होता है किसी ट्रायंगल का, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं ना। किसी ट्रायंगल की ये दोनों लेंथ सेम, तो ये दोनों एंगल सेम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही तो है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो अगर आप इसको कुछ अज्यूम कर लीजिए अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा होगा, और इस 2 अल्फ़ा प्लस थीटा का सम कितना होगा, पाई। तो अल्फ़ा हम लोग बता सकते हैं क्या होगा, पाई माइनस थीटा बाई 2, जो कि आगे ज़रूरत पड़ेगा। चलो भाई, तो ये अगर अल्फ़ा है तो क्या इसको गेस कर सकते हो, अब ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली अगर ये तो ये भी थीटा होगा। देखिए इसी को हमने एक्सटेंड कर लिया, ये वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अच्छा भाई, ये अगर एंगल थीटा हो गया तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। अब ये पाई माइनस थीटा, तो ज़रा बताइए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पूरा ये पूरा एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा माइनस पाई माइनस थीटा, यानी ये एंगल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा। ठीक है, अब ज़रा देखिए पिक्चर हमारे सामने अब क्या बनी। फाइनली पिक्चर हमारे सामने ये बनी, ये चार्ज पार्टिकल और ये लग रहा है F इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर लग रहा है टेंशन फोर्स और इधर लग रहा है mg। ये वाला एंगल है पाई माइनस अल्फ़ा, ये वाला एंगल है अल्फ़ा प्लस थीटा और ये वाला एंगल है पाई माइनस थीटा। ये पिक्चर बनी और ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर है। सही है, तो लामीज़ थ्योरम अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें, लामीज़ थ्योरम क्या होगी, लामीज़ थ्योरम बताइए। तो टेंशन और उसके सामने का, उसके ऑपोजिट के एंगल का साइन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा, और इसी तरह से F इलेक्ट्रिक और उसके ऑपोजिट साइड के एंगल का साइन ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा, और इसी तरह से mg और mg के ऑपोजिट वाला साइन एंगल ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये एक इक्वेशन बनी, लेकिन इस एक इक्वेशन से हम लोग 2 इक्वेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, इसको एक बार इसके इक्वल ले लीजिए, ये एक इक्वेशन, और फिर इसको आप इसके इक्वल ले लीजिए, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो इन 2 इक्वेशन से हम लोग 2 अननोन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई देखते हैं। तो इसको अगर आप इसके इक्वल ले लीजिए तो एक इक्वेशन बनेगी आपसे t अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू F इलेक्ट्रिक अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, ये एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन इसको अब आप इसके इक्वल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा t अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस थीटा, ये इक्वल होगा mg अपॉन साइन पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, पाई माइनस अल्फ़ा। चलिए इसको हम लोग दूसरी जगह लिख लेते हैं। देखिए इसको दूसरी जगह लिख लेते हैं, जैसे देखिए
तो एक इक्वेशन इससे और एक इक्वेशन इससे, तो इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर रहे हैं, ये इरेज कर दिया जा रहा है। देखिए, तो एक इक्वेशन इससे बनेगी t अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस थीटा, ये इक्वल होगा किसके, f इलेक्ट्रिक अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, t अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस थीटा, इसको आप इक्वल कर सकते हो mg अपॉन साइन पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये, हम लोग इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, एक चीज़ और ज़रा देख लीजिए, अभी हम लोगों को F इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर दिया जा रहा है। देखिए, F इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, F इलेक्ट्रिक में तो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी होती है ना। ज़रा फिर से देख लीजिए ये वाला फिगर, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से था, ये यहाँ पर एक चार्ज था और ये फिक्स्ड है, ये Q है, तो ये होगा ना F इलेक्ट्रिक। अब बताइए, इस F इलेक्ट्रिक में तो ये R वैल्यू पड़ेगी, लेकिन हमें R तो नहीं पता है, हमें ये L पता है और ये थीटा पता है। पता क्या है, हमने इसको थीटा माना है। तो फिर से अगर आप इसमें इसको आधा आधा करिए तो ये R/2 और R/2 हो जाएगा, ये R/2, ये R/2 और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए, तो फिर R को आप क्या लिख सकते हो, क्या R को लिख सकते हो 2L साइन, ये वाला एंगल क्या होगा, θ/2, तो ये हो जाएगा साइन θ/2। ठीक है, तो R की वैल्यू आगे ज़रूरत पड़ने पर हम लोग ये लिख सकते हैं 2L साइन θ/2। ठीक है, चलो भाई, तो इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। देखिए, अगर इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई किया जाए, अच्छा अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, अभी हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू क्या सॉल्व करी थी, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व करी थी पाई माइनस θ/2। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ अभी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए, इसी इक्वेशन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा t अपॉन साइन, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू रख दिया जाए पाई माइनस θ/2 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा mg अपॉन साइन पाई माइनस अल्फ़ा, ये होता है साइन अल्फ़ा। सही है। अच्छा भाई, इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा t अपॉन, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा पाई/2 प्लस θ/2, देख लीजिए, और ये हो जाएगा mg अपॉन साइन अल्फ़ा की जगह पाई/2 माइनस θ/2। बताइए, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा। क्या ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा t = mg। ये देखिए भाई, सिंपल वे में हम लोग बता सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। सही, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन mg के बराबर आ रहा है। चलिए, अब टेंशन की वैल्यू अगर mg के इक्वल आ गई तो इस टेंशन को आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, F इलेक्ट्रिक की वैल्यू रख सकते हो, अल्फ़ा की वैल्यू रख सकते हो, और इस तरह से हम लोग थीटा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये एक बार आप देख सकते हो, इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू आ रही है mg, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और समझना हो तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको देख लीजिए, इसको यहाँ से इरेज किया जा रहा है। चलिए भाई, तो t की वैल्यू mg आ रही है, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखने वाले हैं। t की वैल्यू mg आ रही है और इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखने वाले हैं। तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं t की वैल्यू mg, और फिर से साइन अल्फ़ा की जगह क्या रख दिया जाए, पाई माइनस θ/2 प्लस थीटा, और ये क्या रख दिया जाए, F इलेक्ट्रिक की जगह Q अपॉन R स्क्वायर की जगह ये पूरी चीज़, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये क्या आएगा 4L² साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई साइन थीटा। ये देखिए, ये हो गई। सही, अब देखिए यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई अगर और करेंगे, ये हो जाएगा साइन, है ना, 90 प्लस θ/2, तो पाई/2 प्लस θ/2।
इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वेयर और 4l²। देखो साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 को तो ये रहने दो, और इसको आप चाहो तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख दो, है ना। साइन 2 थीटा का यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इसको 2 थीटा लेकर तो साइन थीटा को आप एक्सपेंड कर सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये। देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, और इस कॉस थीटा बाई 2 से ये कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई 2। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा के क्यू स्क्वेयर अपॉन 8l² mg। तो बताइए साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वेयर अपॉन 8l² mg की पावर 1/3। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये केस को फाइनल एंड तक सॉल्व करना पिछले वाले केस को सॉल्व करने से रिलेटिवली सिंपल आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 इक्वेशन को सॉल्व करना था, सिर्फ 2 अननोन थे, टेंशन एंड थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं लामीज़ थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू आ रही है इस केस में mg के इक्वल, और एंगल अगर पूछा जाए और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर गिवन हो तो आप एंगल को भी एक वैल्यू तक, फाइनल वैल्यू तक निकाल सकते हो, अदरवाइज़ हम लोग इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कूलॉम्स लॉ पर इस तरह के वेरिएशन, इस वेरिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। और इनको सॉल्व करना इस तरह से आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड वेरिएशन के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के साथ में अगर कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल अगर रख दिया जाए तो किस तरह से उसकी इक्विलिब्रियम डिसाइड होती है, वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होती है या अनस्टेबल होती है, और स्टेबल और अनस्टेबल अगर होती है तो फिर स्टेबल अगर होती है तो फिर उसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या वो ऑसिलेट भी करेगा या वो ऑसिलेट नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में स्टार्ट किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। ठीक है।